गांव के विकास की रूपरेखा। टुकड़ों टुकड़ों में हम नहीं सोचेंगे कि गांव में क्या करेंगे, 2 लाख रुपए आ गए तो यहाँ लगा दो, 1 लाख आ गए तो यहाँ लगा दो। एक साथ विचार करेंगे कि हमें गांव का मास्टर प्लान ये हमको गांव में करना है। फिर जो निधियां आएंगी उसके हिसाब से हम लोग तय करते जाएंगे कि ये आए, इतना पैसा आए तो ये करेंगे, ये आए तो उसके बाद ये करेंगे। तो गांव का मास्टर प्लान बन जाए। गांव की सड़क, गांव की नालियां, गांव के पहुंच मार्ग, गांव में पीने का पानी, गांव का स्कूल, आंगनबाड़ी, सामुदायिक भवन, अलग अलग जो भी आए, एक साथ बैठे और तय करें। लेकिन ये एक तो होगा कि शासकीय योजनाओं का क्रियान्वयन, लेकिन दूसरे हम क्या करेंगे गांव में, तो कुछ चीजें तय करें। नंबर 1, हमारा गांव स्वच्छ गांव रहेगा। गांव की सफाई का अभियान हमारा अभियान है और स्वच्छता का सर्वेक्षण चल रहा है। हमारा गांव स्वच्छता में पहले नंबर पे आएगा। इसकी रणनीति तैयार करें। गांव में कचरा कैसे, कहां डलेगा, कचरे के लिए डस्टबिन गांव वाले भी भेंट कर सकते हैं कि एक मेरे यहां से ले लो, एक मेरी तरफ से ले लो, एक मेरी तरफ से ले लो। कचरा कहां डंप करेंगे, इस बीच गाड़ी की व्यवस्था हो जाए तो कचरे को ले जाने की व्यवस्था, उस पर भी विचार करें। फिर एक चीज तय करें कि मैंने तय किया अपने जीवन में, मैं रोज 1 पेड़ लगाऊंगा और रोज 1 पेड़ लगा रहा हूं। मैंने ये भी कहा कि जन्मदिन जैसे आयोजन हो तो आप भी 1 पेड़ लगाएं, और किसी का जन्मदिन मनाना भी हो तो उस दिन भी 1 पेड़ लगा दें। मैंने कहा कि मेरा जन्मदिन 5 को है, मार्च को, तो बाकी कुछ नहीं करना, अगर स्नेह करते हो तो 1 पेड़ लगा दो, जन्मदिन सार्थक हो जाए अपना। होर्डिंग बैनर से सार्थक थोड़ी होता है। लेकिन अपन परमानेंट के एक स्थान तय करके कोई विशेष दिन वो पेड़ लगा दो। गांव में किसी का जन्मदिन है, वो उस दिन 1 पेड़ लगा दे। गांव में शादी की वर्षगांठ है, 1 पेड़ लगा दे। बच्चों का जन्मदिन है, 1 पेड़ लगा दे। ये पेड़ लगाना धरती माता का कर्जा उतारना है। ऑक्सीजन प्लांट लगा रहे हैं, जिंदगी लगा रहे हैं, पेड़ नहीं। फिर हम अपने गांव की आंगनबाड़ी कैसे ठीक चले। अब जैसे हमने जैत में तय किया कि आंगनबाड़ी में कितना अनाज लगता है, एक तो पोषण आहार आता है, लेकिन गांव में किसान है, अभी फसल आने वाली। अरे भैया थोड़ा थोड़ा तय कर लो, 1 कुंटल, आधा कुंटल दे दो आंगनबाड़ी में। आंगनबाड़ी में तो इतना अनाज हो जाएगा कि बच्चों के अलावा भी बाकी की चीजों की व्यवस्था हो जाएगी। बच्चों के भोजन के अलावा भी एडिशनल भोजन दे सकते हैं। आंगनबाड़ी इसलिए कि कुपोषण दूर करना है। गांव का स्कूल कैसे ठीक चले, उस स्कूल में छोटी मोटी चीज की जरूरत हो तो वो कोई दे दे, कोई पंखा लगवा दे। माताजी पिताजी की स्मृति में कोई कुछ करना चाहे तो कर दे, ये मर्जी के ऊपर है। गांव में बेटी अगर जन्म ले तो बेटी के जन्म की गांव में खुशी मनाई जाए कि आज हमारे गांव में बेटी आई है। गांव में अगर बेटी की शादी है तो वो किसी एक परिवार की शादी नहीं, पूरे गांव की होती थी। हम मनाए कि हमारी गांव की बिटिया की शादी है। मिलकर शादी कैसे आनंद से की जा सकती है। गांव में कोई अच्छा विद्यार्थी गरीब है लेकिन मेधावी है तो उस बच्चे की पढ़ाई की व्यवस्था कैसे, सरकार की योजना है लेकिन हम क्या कर सकते हैं। कोई गरीब का बेटा भी और अच्छा टैलेंट है उसमें, तो क्यों आगे ना बढ़े। गांव की राशन की दुकान कैसे ठीक चले। गांव में क्या मकान एक रंग में पुत सकते हैं, क्या कोई सिलसिलेवार चीज हो सकती है। क्या आवास योजना के मकान एक डिजाइन में बन सकते हैं जगह के हिसाब से। गांव में खेलकूद का मैदान, गांव में कई कारीगर है, बढ़ई, लोहार, कुम्हार, सुनार, बसोड़, क्या उनके बैठने के स्थान कोई बढ़िया तय हो सकती। नाई, सिलसिलेवार अपना छोटा सा बाजार बन जाए और व्यवस्थित ढंग से उसमें वो अपना काम करें। फिर सरकार की योजना से उनको सहायता मिलेगी।
ना ये तो बढ़िया कुर्सी मिल जाए बैठने के लिए जो आगे पीछे हो जाए, जो औजार उनका किट मिल जाए बाकी लोगों को, तो सरकार की योजनाओं में से कर सकते हैं। कई चीजें आप सोचो क्या क्या हो सकता है। गांव में लोग घुसे तो लगे क्या हवा, कौन से गांव में आ गए, क्या गांव में आने वाले रास्ते पे वृक्ष लग सकते हैं? क्या गांव में अगर जगह हो तो मकान के अगल बगल में कोई जगह हो तो लग सकते हैं? गांव में क्या नशा मुक्ति की बात हम प्रारंभ कर सकते हैं कि भाई अपने गांव को धीरे धीरे नशा मुक्त गांव बनाना है। आप सोचिए कई चीजें ऐसी दिमाग में आएंगी छोटी छोटी। फिर गांव में रोजगार, महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप को हम कैसे मजबूत करें, स्व सहायता समूहों को, उसकी रणनीति गांव में बने। गांव में जो स्व सहायता समूह है उनकी ट्रेनिंग वगैरह ठीक से हो जाए, उनकी आमदनी 10,000 रुपया महीना हो जाए, इसकी योजना बन सकती है। गांव में जो नौजवान है उनको रोजगार के लिए इतनी योजनाएं है सरकार की, उनका लाभ कैसे मिले, उनको लोन मिल जाए और उनका काम धंधा शुरू हो जाए, तो रोजगार युक्त गांव कैसे बन सकते हैं। गांव में कृषि के विविधीकरण पे कोई काम हो सकता है क्या? गांव में जैसे प्रधानमंत्री आवास के मकान आए, अगर 10 मकान आए तो 10 मकान हम बढ़िया बना तो साथ मिलकर सामग्री खरीद के ला सकते हैं क्या, ताकि सस्ती पड़ जाए। मिलकर 10 का कोई सेंटरिंग का काम, दूसरी चीजें कर सकते हैं क्या? तो गौरव दिवस मनाए जाने को लेकर सीएम शिवराज सिंह चौहान संबोधित कर रहे थे। आगे बढ़ेंगे। मंत्रियों के साथ चल रही सीएम शिवराज सिंह चौहान की बड़ी बैठक खत्म हो गई है। सीएम ने मंत्रियों के साथ अलग अलग समूह बनाए हैं। मंत्री समूह की रिपोर्ट चिंतन बैठक में की जाएगी और इसके अलावा 26 और 27 मार्च को चिंतन बैठक होगी। इसमें समीक्षा की जाएगी। अलग अलग समूहों की समीक्षा सीएम शिवराज करेंगे। योजनाओं के लिए बनाए गए मंत्रियों के समूह से बातचीत करेंगे, चिंतन करेंगे। गोवर्धन योजना की भी समीक्षा होगी और तीरदर्शन योजना की भी जिम्मेदारी दी जाएगी। राजधानी भोपाल चलेंगे, शब्बीर अहमद से बात करेंगे। शब्बीर, समूह बनाए हैं सीएम शिवराज ने अलग अलग विषयों को लेकर, विभागों को लेकर, किसे क्या जिम्मेदारी सौंपी गई है, कैसा असर इसका देखने को मिल सकता है? शब्बीर अहमद। देखिए शुभम, आज तमाम जितने भी मंत्री हैं सीएम शिवराज सिंह चौहान के कैबिनेट के, उनके साथ सीएम शिवराज सिंह चौहान ने अपने यानी सीएम हाउस में लंच रखा था और लंच के दरमियान जो जानकारी निकलकर सामने आ रही, बजट पर तो आखिरी मंथन किया गया है। इसके साथ साथ अब सरकार पूरी तरह से चुनावी बोर्ड में जा चुकी है। वो हमें इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अलग अलग मंत्री समूह बनाए गए हैं। जो सरकार की तरफ से महत्वपूर्ण योजनाएं चलाई जा रही हैं उसको लेकर उसकी मॉनिटरिंग की जाएगी और उसके अंदर क्या कुछ कमी है, किस तरीके से और अच्छा किया जाए, जनता को किस तरीके से इसका लाभ दिया जाए, इन तमाम चीजों को लेकर समितियां बनाई गई हैं। चाहे गौ संवर्धन की बात करें या फिर हम तीर्थ दर्शन की बात करें या फिर हम लाडली लक्ष्मी योजना की बात करें। लाडली लक्ष्मी योजना कितनी लाभकारी योजना है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की, ये हम सब जानते हैं। जब भी सीएम शिवराज सिंह चौहान दूसरे प्रदेश में जाते हैं तो लाडली लक्ष्मी योजना का जिक्र जरूर करते हैं। इसके अलावा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सीएम राइज स्कूल, एक स्कूल बनाने की तैयारी करी है जो एक तरीके से आदर्श स्कूल कहा जाता है, जहां पर गरीब बच्चों को पढ़ाई करवाई जाए। इन्हीं तमाम चीजों को लेकर अब मंत्रियों को जिम्मेदारी दी गई है। इसके अलावा स्वास्थ्य विभाग की बात करें तो अलग अलग योजनाएं शुभम जो चल रही है उसकी भी जिम्मेदारी प्रभुराम चौधरी को दी गई है। स्कूल सनराइज की जिम्मेदारी, किस तरीके से काम किया जा रहा है, इसकी जिम्मेदारी शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार को दी गई है। इसके अलावा उषा ठाकुर को भी जिम्मेदारी दी गई है कि गौ संवर्धन योजना हो या फिर लाडली लक्ष्मी योजना किस तरीके से काम कर रही है, इसकी जिम्मेदारी उन्हें दी गई है, उषा ठाकुर को। तीर्थ दर्शन योजना की जिम्मेदारी गोविंद सिंह राजपूत को दी गई है और इसको लेकर 25 और 26 तारीख को अपने कैबिनेट के मंत्रियों के साथ जैसे ही बजट सत्र खत्म होगा उसके बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और कैबिनेट के मंत्री कान्हा में इसको लेकर मंथन करेंगे, जिसका नाम दिया गया है चिंतन शिविर। और चिंतन शिविर के अंदर 2 दिन तक कर तमाम जितनी भी योजनाएं सरकार की तरफ से चल रही हैं उसको लेकर मंथन किया जाएगा और चर्चा की जाएगी कि क्या कुछ मंत्रियों के समूह के अंदर, समितियों के अंदर निकल कर सामने आया है और किस तरीके से योजनाओं को अच्छा किया जाए। तो शुभम ये कह सकते हैं कि
ये चुनावी साल शुरू होने वाला है, करीब 1.5 साल बचे हैं मध्य प्रदेश में चुनाव को, और उसके बाद अब सरकार अपने जितने भी लो फॉल हैं, जितनी भी कमियां हैं योजनाओं की हो या फिर संगठन के तौर पर, बीजेपी सब तौर से ये कह सकते हैं कि उसको बंदोबस्त करने में जुटी हुई है कि कहीं पे भी लो फॉल ना हो, कहीं पे भी इस तरीके की दिक्कत ना है कि चुनाव में उसको खामियाजा उठाना पड़े। तो शुभम, ये तमाम तैयारियां ये कह सकते हैं कि बजट के बाद पूरी बीजेपी हो या फिर बहुत कैबिनेट शुक्रिया के मंत्री हो या शब्बीर अहमद खबर को बीजेपी हो, विस्तार से समझाने के लिए।